गांव में तो सब जगह अकाल की परिस्थिति हो गई है। लगता नहीं कि अब इस गांव में ज्यादा दिन रुकना उचित होगा। काम के लिए बाहर गांव तो जाना ही पड़ेगा। महेश काम की तलाश में दूसरे गांव की ओर निकल पड़ता है। चलते चलते वह नंदगांव गांव में आ जाता है। वहां उसका रहने का कोई ठिकाना नहीं था और उसके पास कोई काम भी नहीं था। चलते चलते वह एक अमीर किसान देवदत्त के पास आ पहुंचता है। सेठ जी, मैं महेश दूसरे गांव से आया हूँ। हमारे गांव में अकाल की परिस्थिति हो गई है। लोगों के खेत सूखे पड़े हैं। गांव में बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। अगर मुझे आपके पास कुछ काम मिल जाएगा तो बहुत कृपा होगी बड़े भाई। अरे रे रे, लगता है तुम्हारी हालत बहुत खस्ता हो गई है। ठीक है, वैसे मेरे पास एक काम तो है, पर लगता नहीं कि तुम वो कर पाओगे। सेठ जी, आप चिंता ना करें। मुझे आप कोई भी काम दे सकते हैं। मैं वो काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। अच्छा ठीक है महेश, तो कान खोल कर सुन लो। मेरे पास 50 गाय और 50 भैंस हैं। तुम्हें हर रोज उन जानवरों का गोबर निकालना होगा और रोज सुबह शाम उन्हें चारा पानी देना होगा। महीने के आखिर में तुम्हें इस काम के लिए 200 रुपए मिलेंगे। और हाँ, 2 वक्त का खाना भी हमारी तरफ से मुफ्त दिया जाएगा। बोलो, क्या तुम ये काम कर पाओगे? अरे बाप रे, 50 गायों और भैंसों को संभालना आसान काम नहीं है। पर अब मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता, और ऊपर से सेठ जी 2 वक्त का खाना भी दे रहे हैं। ठीक है सेठ जी, मैं ये काम कर लूंगा, पर एक विनती है। हाँ बोलो महेश, क्या बात है? सेठ जी, अगर आपको समस्या ना हो तो क्या मैं आपके गायों के साथ गौशाला में रह सकता हूँ? मैं इस गांव में नया हूँ, मेरा रहने का कोई ठिकाना नहीं है। देवदत्त सेठ थोड़ी देर तक सोचता है और महेश को ऊपर से नीचे तक देखने के बाद उससे कहता है, ठीक है महेश, तुम गौशाला में रह सकते हो। तब से महेश गौशाला में रहकर अपना काम करने लगता है। वह रोज जल्दी उठकर गाय और भैंसों का गोबर निकालता, उन्हें चारा डालता और समय पर पानी भी पिलाता था। हर रोज महेश अपना काम ईमानदारी और पूरी मेहनत से करता था। देवदत्त सेठ को भी महेश का काम बहुत पसंद आने लगा, क्योंकि वह अपना काम सफाई से करता था। एक दिन देवदत्त सेठ महेश को बुलाकर उससे बोलता है, महेश, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया है। तुम गाय और भैंसों का अच्छा ख्याल रख रहे हो, इसलिए दूध की गुणवत्ता भी बढ़ गई है और गाय पहले से ज्यादा दूध भी दे रही हैं। इसलिए मैं आज से तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर पूरे 400 रुपए कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। कुछ दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं। महेश देवदत्त सेठ के पास बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करता है। धीरे धीरे महेश के पास अच्छा खासा रुपया जमा हो जाता है, जिससे वह अपने लिए छोटा सा रहने लायक एक कुटिया बनवा लेता है। उस गौशाला में सोकर तो नाक से गोबर की गंध अभी भी नहीं जा रही। अब आखिरकार मुझे अपने घर में चैन से सोने को तो मिलेगा। तब से महेश देवदत्त सेठ के पास गौशाला में काम करने आता और 2 वक्त का खाना खाकर अपने घर सोने के लिए चला जाता था। कई साल ऐसे ही बीत जाते हैं। महेश की मेहनत के कारण उसके पास अच्छा खासा रुपया जमा हो जाता है। एक दिन महेश देवदत्त सेठ से बोलता है, सेठ जी, आजकल गांव में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है और मेरे पास कुछ रुपए भी जमा है जो मैंने अपने घर में रखे हुए हैं, पर मुझे उन पैसों की चोरी की चिंता हो रही है। आपको तो पता है कि मैं दिन भर आपके पास ही काम करता हूं और सिर्फ रात में ही घर सोने जाता हूं। इसीलिए मुझे रोज उन पैसों की चोरी की चिंता सताती है। देखो महेश, ऐसे समय में तो गांव में एक ही जगह है जहां पर तुम्हारा धन सुरक्षित रह सकता है, और वो है जमींदार का घर। क्या, जमींदार का घर? हाँ महेश, इस गांव के जमींदार बहुत ईमानदार और दयालु हैं। ऐसा मैंने कुछ लोगों से सुना है, और उनके घर पर बहुत सारे पहरेदार भी हैं, तो चोरी होने की संभावना बहुत कम है। तुम अपने पैसे उनके पास रख सकते हो। अच्छा, ऐसा है क्या सेठ जी? ठीक है, फिर आज ही मैं जमींदार जी से मिलकर बात करता हूँ और उन्हें अपनी समस्या बताता हूँ। उस दिन महेश जमींदार जी के घर उनसे बात करने जाता है। ए तू रुको, कहाँ अंदर आ जा रहे हो? वहीं रुक जाओ। जी, मुझे जमींदार जी से मिलना है। मुझे उनसे कुछ काम है। क्या काम है तुमको उनसे? मुझे जरा बताओ। जी, मुझे कुछ पैसे रखवाने थे उनके पास। यही काम के लिए आया था मैं। अच्छा ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो। नमस्ते जमींदार जी, मैं महेश देवदत्त सेठ के यहाँ काम करता हूँ।
कुछ साल पहले ही मैं दूसरे गांव से यहाँ आया हूँ। अच्छा महेश, बोलो तुम्हारा क्या काम है मेरे पास? जमींदार जी, मैं सालों से देवदत्त सेठ के पास काम कर रहा हूँ और मैंने कुछ रुपए भी जमा कर लिए हैं। पर बात यह है कि गांव में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है, तो मुझे अपने रुपए घर में रखने से डर लग रहा है। अच्छा, कितने रुपए जमा किए हैं तुमने? जमींदार जी, यही कोई 5 से 6 हजार रुपए होंगे मेरे पास। वाह, ये तो बड़ी रकम है। मैंने आपकी ईमानदारी के बारे में लोगों से बहुत सुना है, इसलिए मैं अपनी रकम आपके पास कुछ वक्त के लिए रखने आया हूँ। हाँ महेश, तुमने बिल्कुल सही सुना है। तुम्हारी रकम मेरे पास पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। तुम अब चिंता ही छोड़ दो, मैं सब देख लूंगा। महेश अपने पैसों की थैली जमींदार को दे देता है। ये पूरे 5,800 रुपये हैं। आप गिन कर देख लीजिए। गिनने की क्या जरूरत है? तुम तो देवदत्त सेठ के आदमी हो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। जमींदार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे चोरों का कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरे पैसे सुरक्षित हाथों में हैं। अरे महेश, कोई बात नहीं, धन्यवाद तो मुझे बोलना चाहिए जो तुम मेरे पास आए अपने रुपए रखने के लिए। महेश अपने पैसे जमींदार को देकर अपने घर चला जाता है। महेश, तुम्हारे पैसे मेरे हाथों में ही अच्छे लगते हैं। ऐसे ही महेश ईमानदारी और मेहनत से देवदत्त सेठ के यहाँ काम कर रहा था। देखते ही देखते 2 साल ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन महेश सोचता है, अब बहुत साल हो गए देवदत्त सेठ के यहाँ काम करते हुए। वैसे सेठ जी तो बहुत अच्छे इंसान हैं, पर सोच रहा हूँ कि खुद की जमीन लेकर उस पर मेहनत करूं, तभी मैं बड़ा आदमी बन सकता हूं। अब जो मेरे पास थोड़े कुछ पैसे हैं और जो जमींदार के पास कुछ पैसे संभालने के लिए दिए हैं, वो जमा करके थोड़ी जमीन खरीद लूंगा। आज ही जमींदार से मिलने जाता हूं और अपने रुपए मांगता हूं। यह सोचकर महेश जमींदार जी के घर चला जाता है। जमींदार जी, मैं अपने रुपए वापस लेने आया हूं। आपके पास मैंने 5,800 रुपए दिए थे संभालने के लिए। अरे भाई साहब, मैंने पहचाना नहीं आपको। वैसे कौन हो आप? अरे जमींदार जी, मैं महेश हूँ। पिछले साल मैंने आपको पैसे संभालने के लिए दिए थे, याद आया कुछ? अरे भाई साहब, मेरे पास कितने सारे लोग आते जाते हैं पैसे रखने के लिए, और सभी के साथ मेरा अच्छा व्यवहार होता है। वैसे आपके पास कोई कागजात हैं क्या? क्योंकि मैं हर व्यक्ति से कागज पर ही व्यवहार करता हूँ। किसने कितने पैसे दिए, किसके कितने पैसे रखे हैं, सबका हिसाब रहता है मेरे पास। जमींदार जी, ये आप क्या बात कर रहे हैं? आपकी ईमानदारी देखकर ही मैंने आपको पैसे दिए थे संभालने के लिए, और आप अब ऐसी बातें कर रहे हैं। कृपया करके मेरे पैसे मुझे वापस कीजिए। हाँ महेश, मैं ईमानदारी से ही काम करता हूँ, इसलिए तो तुमसे डॉक्यूमेंट्स मांग रहा हूँ। क्या तुम्हें पता नहीं, जब तुम किसी से पैसों का व्यवहार करते हो तो तुम्हें स्टैम्प पेपर पर लिख कर देना पड़ता है। तुम किसी से भी पूछ सकते हो। नहीं जमींदार जी, मैं आपके पैर पड़ता हूं, कृपया करके मेरे रुपए मुझे दे दीजिए। बड़ी मेहनत से मैंने वो पैसे जमा किए थे, मुझ पर ऐसा अन्याय ना करें। अरे क्या ये झूठ मूठ का रोना धोना लगा है? लगता है तुम ढोंगी हो और मेरी ईमानदारी का फायदा उठाकर मुझसे रुपए लेने आए हो। रुक, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। जमींदार अपने आदमियों को बुलाकर महेश की पिटाई करने को कहता है। इसे तब तक मारो जब तक ये बेहोश ना हो जाए। इस 2 कौड़ी के आदमी ने मेरी ईमानदारी पर सवाल उठाया है, इसे छोड़ना मत। जमींदार के आदमी महेश को लात से बहुत मारते हैं। फिर महेश दुखी होकर अपने घर चला जाता है। उसके शरीर पर घाव के निशान तो नहीं थे, पर उसे देखकर लग रहा था कि किसी ने उसे बहुत बुरे तरह से पीटा है। 2 दिन तक दर्द के कारण महेश काम पर नहीं जा पाता। इसलिए अगले दिन देवदत्त सेठ उसके घर आते हैं। वह देखते हैं कि महेश जमीन पर लेटा है और बहुत चिंतित दिखाई दे रहा है। महेश भाई, तुम 2 दिन काम पर नहीं आए, क्या हुआ भाई? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? कोई समस्या है क्या? अरे सेठ जी, आप खुद यहाँ आए हो। आप खबर भिजवाते तो मैं खुद चला आता। अरे महेश, कोई बात नहीं, तुम्हें देखकर लगता है तुम बीमार हो। क्या हुआ है तुम? सेठ जी, क्या बताऊं, जिस जमींदार के पास पिछले साल मैंने अपने पैसे संभालने को दिए थे, वो आज मुझे पैसे वापस नहीं करना चाहता। वो बहुत लालची इंसान है, वो लोगों को ठग रहा है। और जब मैंने बाद में गिड़गिड़ाना शुरू किया तो उसने लात से मरवा मरवा कर मेरी पिटाई करवा दी और मुझे वहां से धक्के मारकर निकाल दिया। अरे बाप रे, ये तो बड़ा ही गंभीर विषय है। मैंने तो जमींदार के बारे में अच्छा ही सुना था,
पर मुझे भी नहीं पता था कि वो इंसान इतना गिरा हुआ है। तभी मैं सोचूं, हर साल उसकी संपत्ति इतनी ज्यादा कैसे बढ़ रही है। मुझे माफ कर दो महेश, मैंने ही तुम्हें जमींदार के पास जाने को बोला था। गलती तो मेरी भी है। नहीं सेठ जी, आप तो मेरा अच्छा ही सोच रहे थे। ये तो उस जमींदार का लालच है। अब लगता नहीं कि मेरे पैसे उस जमींदार से वापस मिलेंगे भी। महेश, मेरे पास एक तरकीब है जिससे मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस दिला सकता हूँ। देवदत्त सेठ महेश को अपनी योजना बताते हैं। ठीक है सेठ जी, हे ऊपर वाले, ये तरकीब कामयाब होने दीजिए। अगले दिन देवदत्त सेठ बहुत सारे पैसों को एक सूटकेस में भरकर खुद जमींदार के घर जाता है। अरे देवदत्त सेठ, आप आज खुद यहाँ? बोलो भाई, इस गरीब के घर कैसे आना हुआ? हमारा तो ये सौभाग्य है कि आप जैसे धनी आदमी के चरण हमारे घर में लगे हैं। नमस्ते जमींदार जी, आप तो मुझे लज्जित कर रहे हैं। दरअसल मैं कुछ महीनों के लिए दूसरे राज्य में व्यापार करने जा रहा हूँ। मैं ये काफी पैसे लाया हूँ। मुझे डर है कि कहीं ये चोरी न हो जाए। क्या आप मेरे सारे पैसे अपने पास संभाल कर रख सकते हैं? आपके सिवाय इस गांव में और किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। अरे देवदत्त सेठ, ये भी कोई पूछने की बात है? मेरे पास आपके पैसे बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। आप निश्चिंत होकर व्यापार करने जा सकते हैं। इस बार तो बड़ी मछली हाथ लगी है। तभी वहाँ महेश आ जाता है। अरे महेश, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था। मुझे माफ करना, उस दिन तुम्हें पहचान नहीं पाया। इतने सारे लोग मेरे पास आते हैं तो थोड़ी परेशानी हो जाती है, पर मैं अपनी बातों का बहुत पक्का हूँ। रुको, मैं तुम्हारे सारे पैसे अभी देता हूँ। जमींदार महेश के 5,800 रुपए वापस दे देता है। माफ करना महेश, मेरे आदमियों ने उस दिन तुम्हारे साथ बदतमीजी की। महेश बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। अरे क्या बात है जमींदार जी, आप तो अपनी बातों के बहुत पक्के हैं। तो ठीक है, मैं अपने सारे पैसे आपके पास रख सकता हूँ। इतना कहते ही देवदत्त सेठ का नौकर वहाँ आ जाता है। मालिक, अब आपको बाहर राज्य जाने की जरूरत नहीं है। अभी अभी व्यापारियों का संदेश आया है कि वे खुद हमारे गांव आ रहे हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात हुई। अब मुझे इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा। सुन रहे हैं जमींदार जी, अब मुझे नहीं लगता कि ये पैसे आपके पास रखने की जरूरत है। ऐसा कहकर देवदत्त सेठ अपने पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। धत तेरे की, ये क्या हो गया? बड़ी रकम भी हाथ से चली गई और महेश के 5,800 रुपए भी वापस करने पड़े। सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप ना होते तो मेरी सारी जमा पूंजी वो जमींदार हड़प लेता। महेश, कोई बात नहीं। जो व्यक्ति मेहनत और ईमानदारी से कमाता है, ऊपर वाला उसका कभी बुरा नहीं होने देता, और जो गलत तरीके से कमाता है, उसका अंत अच्छा नहीं होता।